हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे अबाउट द इंडियन इकोनॉमी। द चैप्टर इज़ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स सिंस 1991 न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। इस चैप्टर में हम बात करेंगे अबाउट द लिबरलाइजेशन, लाइक हमने लास्ट डिस्कशन किया हुआ है अबाउट द प्रायर टू इंडिपेंडेंस, like the condition at the time of British rule। उसके बाद हमने डिस्कशन किया 1950 से लेकर के 1990 तक 5 ईयर गोल प्लान में। अब हम बात करेंगे 8th 5 ईयर गोल प्लान से पहले इन द 1991 देयर वाज द कंडीशन once the Prime Minister of India Mr. Narasimha Rao and the Finance Minister Mr. Manmohan Singh। सो कंडीशन कुछ इस टाइप की थी, लाइक 5 ईयर गोल प्लान बनाए तो गए थे तरक्की के लिए। 5 ईयर गोल प्लान बनाए तो गए थे तरक्की के लिए, लेकिन उसमें कुछ एडिशनल था, लाइक लाइसेंस लेना अनिवार्य था, कंपलसरी था। प्राइवेटाइजेशन पॉसिबल नहीं था क्योंकि हर जगह पे इंडस्ट्री में कोटास थे। किसी भी तरीके के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए परमिट्स की रिक्वायरमेंट होती थी। लाइसेंस हो या कोटा या हो परमिट्स, इन तीनों के लिए बहुत ही हार्ड वर्क करना पड़ता था, बहुत पैसे स्पेंड करने पड़ते थे, और हर किसी को ईज़िली परमिट या कोटा एबव कराना हो या लाइसेंस लेना हो पॉसिबल नहीं था। इस कंडीशन का रिजॉल्व किया गया बाय द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। लाइक पहली कंडीशन थी लाइसेंसिंग, जिसको उन्होंने कंट्रोल किया बाय लिबरलाइजेशन। सेकंड कंडीशन थी कोटास की, कि कोटे निर्धारित करना बाय द फॉर द इंडस्ट्रियल सेक्टर विच वाज रिप्लेस बाय प्राइवेटाइजेशन, जहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में बात करेंगे, शेयर्स को बेचने की रिगार्डिंग बात होगी। और इसके बाद थर्ड सेक्टर था ग्लोबलाइजेशन का, जहाँ पे परमिट्स थी, जहाँ पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करने के लिए परमिट की रिक्वायरमेंट होती थी, वहाँ पे नेक्स्ट स्टेप हुआ ग्लोबलाइजेशन का। आज का हमारा टॉपिक है लिबरलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन बेसिकली डिफाइन किया गया है एज द इकॉनमी मीन्स द फ्रीडम ऑफ द प्रोड्यूसिंग यूनिट फ्रॉम डायरेक्ट और फिजिकल कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली यहाँ पे फ्रीडम की बात की गई है अबाउट द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट। यहाँ लेस फायर जैसा सिस्टम नहीं है। कहने का मतलब है कि लेस फायर सिस्टम जो था उसमें कंप्लीटली गवर्नमेंट वर्क करती थी एज अ वॉचमैन। ना कोई गवर्नमेंट का इंटरवेंशन था, ना तो कोई पॉसिबिलिटी थी। लेकिन इन लिबरलाइजेशन ऐसा नहीं था। लिबरलाइजेशन में एक कंट्रोल ऑफ द डिग्री को थोड़ा सा कम किया गया था, लेकिन बिल्कुल ही प्राइवेट सेक्टर के अधीन नहीं छोड़ा गया था। ठीक है, तो इसको 1991 में जो फर्स्ट लिबरलाइजेशन के बारे में हमें पता है, लिबरलाइजेशन में एक इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को रिफॉर्म किया गया, जहाँ पर एबोलिशन हुआ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का, कॉन्ट्रैक्शन हुआ पब्लिक सेक्टर्स का। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द पब्लिक सेक्टर, बेसिकली जो पब्लिक सेक्टर था उसको डिसाइड किया गया, डिवाइड किया गया। फॉर दी 17 पब्लिक सेक्टर्स थे, उनको रिड्यूस करके 8 रह गए। ठीक है, डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज़। नेक्स्ट उन्होंने एक्सपेंशन किया प्रोडक्शन कैपेसिटी का, और फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। फ्रीडम प्रोवाइड कराई टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स पता है आपको? कैपिटल गुड्स उनको इंपोर्ट करने के लिए कंप्लीटली फ्रीडम दी गई, ताकि आप कैपिटल गुड्स को मंगाइए और मैक्सिमम प्रोडक्शन स्टार्ट कीजिए। वरना पहले था लोकल फ्रॉम वोकल, जो शायद वर्केबल नहीं था, क्योंकि प्रोडक्शन कैपेसिटी अगर कम होगी तो ऑटोमेटिकली वर्क स्लो होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो हमारे पास इनकम आने के सोर्स भी कम होंगे। इसी सेक्टर में वर्क किया फाइनेंशियल सेक्टर, जहाँ पे आरबीआई पहले तो वर्क करता था एज अ रेगुलेटर।
जो इंटरेस्ट रेट को फिक्स कर देता था। लेकिन इसके बाद जो नई कंडीशन थी उसमें वो वर्क करने लगा ये ना फैसिलिटेटर की फैसिलिटी प्रोवाइड करने लगा कि कैसे सेक्टर्स वर्क करेंगे इन द मार्केट फोर्स लाइक डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग। इसका बेनिफिट देखने को मिला। इसका बेनिफिट कैसे हुआ, लाइक जब कॉन्सिक्वेंस इस तरीके के होंगे जहाँ फ्रीडम होगी तो ऑटोमेटिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट होना ही होना है, ठीक है। तो मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ उनको देखने को मिली इन द सेक्टर ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट, टैक्स रिफॉर्म्स किए गए जहाँ टैक्सेस बिल्कुल रिजिड थे और टैक्सेशन प्रॉब्लमेटिक कंडीशन में था, तो वहाँ पर थोड़ा सा टैक्स को रिड्यूस किया गया और टैक्सेस जो एवेशन हो रहा था, बेसिकली जो टैक्सेस के पैसे मतलब इलीगल प्रैक्टिस हो गई बेसिकली। तो जो इलीगल प्रैक्टिस थी उसको भी कोशिश किया गया कि कैसे कम करें, क्योंकि गवर्नमेंट को अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करना था। इसी के लिए आपने सुना होगा इन द ईयर ऑफ 2017 और 16 द जीएसटी बिल वाज लॉन्च फॉर द वन नेशन वन टैक्स एंड वन मार्केट। दो तरीके के टैक्सेस आपको पता होंगे, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है। डायरेक्ट टैक्स में बेसिकली बात करते हैं इनकम टैक्स, कॉरपोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स के बारे में, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में बात होती है जीएसटी के रिगार्डिंग, एक्साइज ड्यूटी के रिगार्डिंग, अदर टैक्सेस के रिगार्डिंग, ठीक है। अब इसके बाद जो बेस्ट था कि फॉरेन एक्सचेंज को रिफॉर्म किया गया। ये सारे के सारे जो रिफॉर्म्स हैं ये लिबरलाइजेशन के अंतर्गत हुए थे। तो नेक्स्ट था फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म, जहाँ पे डिवैल्यूएशन हुआ और फ्लोट एक्सचेंज रेट को भी ध्यान में रखते हुए और डिवैल्यूएशन बेसिकली क्या होता है, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम कर देना। डिवैल्यूएशन का मतलब होता है अपनी करेंसी को कम कर देना अपेक्षाकृत द रिलेटेड और द कंपेयर टू द फॉरेन करेंसी। इट मीन्स दे आर वर्किंग एज अ फिक्स्ड एक्सचेंज रेट को फिक्स कर देना, कुछ इस टाइप का, ठीक है। तो फ्लोट एक्सचेंज रेट मीन्स द वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी, लाइक आपकी करेंसी का रेट $1 पे इस समय 85 या 93 है, तो आज 85 कल 93, तो ये फ्लोटिंग है, ठीक है। तो कैसे लिबरलाइजेशन दिया, मतलब फिक्स एक्सचेंज रेट को हटाते हुए फ्लोट्स में कन्वर्ट कर देना, ठीक है। फ्लोट एक्सचेंज रेट बेनिफिशियल था इसलिए क्योंकि फ्लोटिंग में बेनिफिट्स आने के चांस ज़्यादा थे, ठीक है ना। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिलेट्स to external sector of the economy and regulated by the RBI of India. On the eve of NEP prompt to government to initiate foreign exchange reforms with devaluation of Indian currency against foreign currency. Devaluation basically means that कि deliberately means कि officially lowering the value of domestic currency in the relation to foreign currency. It is a policy instrument pursued under fixed exchange rate system. Consequent upon devaluation, exports are expected to rise while import are expected to fall. अगर एक्सपोर्ट को राइज किया जाए और इंपोर्ट को कम किया जाए, according to BOP, crises are expected to be addressed. In the wake of NEP, India devalued the currency in 1991. Devaluation was an attempt in two steps, followed first by 9%, followed by another 11% with a span of 3 days in year of 1991. Followed by devaluation in 1991, India opted for फ्लोट एक्सचेंज रेट वैल्यू, जो बेसिकली हमने बताया कि आपको करेंसी की वैल्यू प्रतिदिन बदलना, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मनी मार्केट। फ्लोट एक्सचेंज रेट इज एक्सपेक्टेड टू कंसोलिडेट इंटीग्रेशन ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट रिफॉर्म किया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ का, जहाँ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ अंडरवेंट अ
substantial change in the wake of liberalization. The reform in this area focused like increasing international competence, like the competition of the international and try to increase the foreign investment, try to increase the foreign technology to bring back of the economy. Removal of the quantitative restriction on the import and export, like the duties, you know about, like the duties are like excise the duty, charging the tariffs, try to reduce the amount, and reduction in the tariffs rate as well, to try to increase the export, and just try to get lower the import. Like if all the money will go out from India, so maybe harsh for this, right? So next हमारे पास removable of import licensing एंड रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। इंपोर्ट लाइसेंसिंग को हटाने से क्या बेनिफिट हुआ? इंपोर्ट लाइसेंसिंग को हटाने से बेनिफिट ये हुआ कि इंपोर्ट इजी किया गया, और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ को रिमूव करने से जो भी प्रोडक्ट हमारे वहाँ से फॉरेन कंट्रीज़ में जाते थे तो उसके प्राइस पे जो इफ़ेक्ट होता था हमारे यहाँ, तो वो फॉरेन कंट्रीज़ को भी एक्स्ट्रा पे करना पड़ता था, तो उनको कम देना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली ईजी है। और लेस फायर और लिबरलाइजेशन दोनों एक जैसे नहीं हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। लाइक यहाँ पे गवर्नमेंट है, लिबरलाइजेशन में गवर्नमेंट है, लेकिन इन द लिबरलाइजेशन सॉरी लेस फायर में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है, वो बिल्कुल आज़ाद परिंदा है, ठीक है। वो आज़ाद परिंदा है, उसको वहाँ पे गवर्नमेंट अगर है भी तो वो एक वॉचमैन की तरह है, वो देखती है कैसे डिमांड और सप्लाई वर्क कर रहे हैं और कैसे मार्केट फोर्स के अकॉर्डिंगली द प्राइस वाज डिटर्मिनेट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। इफ़ यू आर, थैंक यू, बाय बाय।